हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का। वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि सब जान रहे हो कि आज 17 मई हो गई। 24 मई में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। बीच में सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ बचे आप लोगों के। ठीक है, ये 7 डेज़ से थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी मैक्सिमम अब तक जिन बच्चों ने अच्छे से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करी है 5 टाइम्स रिवीजन हो गया होगा। 5 टाइम्स नहीं तो कम से कम 3 टाइम्स तो रिवीजन बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है उन्हीं के लिए है जिन बच्चों ने ये अपना पॉलिटी रिवीजन किया हुआ है। ये यहाँ पे मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। रिकॉल मतलब कि फर्स्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। इसमें आपसे सिर्फ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, 5 सेकंड में होल्ड रखूँगा, फिर आपको जवाब देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आप आंसर कहाँ करोगे सर? आप आंसर करोगे आप लोग कमेंट में करोगे। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी मैं हिंदी में बोलूँगा तो कभी मैं इंग्लिश में बोलूँगा। और हिंदी वाले बच्चे जरूर ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए आप पढ़ के गए हो क्या कि आप पढ़ के गए हो जो ज्योग्राफी में एक है ना सौरमंडल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि वो आपको ट्रोपोस्फियर दे देगा और आपको सौरमंडल लिख के नहीं देगा। यूपीएससी हिंदी में भी ट्रोपोस्फियर लिख देगा, ट्रोपोस्फियर हिंदी में लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो गए ना। तो इसलिए कीवर्ड्स को जरूर आप लोग हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, पीछे मत रहना, इंग्लिश में भी लर्न करके जाएँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक बात बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क पर, इसका जो वर्क था, इसका जो कार्य था, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस एक्ट के तहत या किस एक्ट के हेल्प से इस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया? क्या कर दिया? कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बताइए वो कौन सा एक्ट था? सबसे पहला एक्ट आप कहोगे सर हमें याद आ रहा है, बताइए जल्दी। आप कहोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बात समझ में आई? इस एक्ट के थ्रू ही क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क पर कंट्रोल किसने करा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा था। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मुझे एक बात बताइए, किस एक्ट के थ्रू जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बोला गया इसको? बताओ जल्दी। बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? तो आप बोलोगे सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब हिंदी में बोले तो बंगाल का गवर्नर जनरल। बताइए बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के थ्रू एक उपाधि मिली जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, या बोल सकते हैं गवर्नर, या आप बोल सकते हो ठीक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस एक्ट के थ्रू ये नाम मिला, इसको बताइए जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताइए सर कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में बोले तो बंदोबस्त कानून, किस एक्ट को बोला गया? जल्दी बताओ। आप कहोगे सर हमको याद है 1781, समझिए 1781 का संशोधन अधिनियम, इंग्लिश में बोले तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। बात समझ में आई? अभी ये अमेंडिंग एक्ट जो था ये किसका अमेंडिंग था भाई? किसका सुधार किया गया था? किस एक्ट को सुधार करके एक्ट लाया गया? तो आप कहोगे सर वो एक्ट था हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। जो भी ऊपर हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं वो इसी एक्ट से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसमें ही क्या किया गया? इसमें ही इंप्रूवमेंट किया गया, अमेंड किया गया, सुधार किया गया, और इसी को नाम दिया गया बाद में 1781 में, मेरे ख्याल से 8 साल बाद। ठीक है, 1781 में एक एक्ट आया, इसको ही बोला गया क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बस समझ में आ गई है? क्लियर? ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, ये किस एक्ट के थ्रू आया? ठीक है, और इसने क्या हेल्प करी? इसने आपको पता क्या हेल्प करी? इसने करी हेल्प कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो और भी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, ध्यान रखना किस एक्ट? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये किस एक्ट के थ्रू आया है? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप जो एक्ट आपने स्टार्टिंग में बताया था 1773 रेगुलेटिंग
एक्ट, आर ए के नाम से कर दिया मैंने, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया और इसके थ्रू ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना बोलते डंडा कर दिया किस पे, मजबूत ईस्ट इंडिया कंपनी पर। बात समझ में आ गई है? ठीक। चलो अब एक और बात बताओ मुझे, पूछूं? चलो बताओ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, ये बताइए किस सन में हुआ था और किस एक्ट के थ्रू हुआ था? ये किस एक्ट में प्रोविज़न किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में इस्टेब्लिश करने का? तो आप कहोगे सर ये हुआ था 1774 में और एक्ट का नाम था सर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सिंपल है, रिकॉल हो रहा है ना, चीज़ें रिकॉल करनी जरूरी है हमें, ठीक है? ये लास्ट टाइम चल रहा है इसलिए रिकॉल जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं पूछूँ क्वेश्चन आपसे, ठीक है? आप मुझे बताइए कि किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली था, क्या था? मोनोपोली मतलब एकाधिकार, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंड कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। वो भी किस एक्ट को लाके ख़त्म किया गया? कौन सा एक्ट था? तो आप कहोगे सर हमको पता है, वो था चार्टर एक्ट 1813, ये तो था, समझ गए भाई? चार्टर एक्ट के थ्रू ना क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया ईस्ट कंपनी का जो भारत में व्यापार करने का एक अधिकार था और अन्य ब्रिटिश लोगों को वो राइट नहीं था, तो उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, बस समझ में कौन सा एक्ट में? चार्टर एक्ट 1813 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस कानून के अकॉर्डिंग अपना टी ट्रेड, ठीक है, चाय व्यापार जिसको बोलते हैं चाय व्यापार, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस कानून के थ्रू अपने चाय के व्यापार पर एक अधिकार मतलब मोनोपोली, ठीक है, टी ट्रेड पर भी मोनोपोली, ठीक है, और चाइना के साथ व्यापार, इन दोनों पर क्या रखा? एक अधिकार रखा। बताइए किस एक्ट के थ्रू? तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ऊपर अभी तो पढ़ा है, चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली तो खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक अधिकार तो खत्म कर दिया था भारत में व्यापार करने का कि भाई और भी ब्रिटिश लोग आ सकते हैं। साथ में साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ा सा रैम खाकर बोला गया, ठीक है भाई तुम चाय और चीन के साथ व्यापार करने में एक अधिकार रख सकते हो, मोनोपोली रख सकते हो। बस समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब आपसे मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, मुझे बताना। अच्छा अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये बताओ बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल, जो ये उपाधि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू मिली थी बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। अब ये बात बताइए किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू घोषित किया गया या अनाउंस किया गया? बताओ जल्दी थोड़ा बोले, जल्दी थोड़ा है, अपने दिमाग के, इतना टाइम नहीं है। तो आप कहोगे सर 1833 एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? चार्टर एक्ट कौन सा? 1833। इस बात का ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं ही आपको वो बता रहा हूँ, एक्ट में लेके सब कुछ एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहले बोल चुका हूँ कि ये सेशन कैसा है, रिकॉल सेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करने का, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये भी बता दो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? और मुझे बताइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे? इन दोनों को बताइए। तो आप कहोगे सर हमको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? तो आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बने थे? तो अब आप कहोगे सर वो थे हमारे नहीं ब्रिटिश के, कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, LVH, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, W है मेरे ख्याल से, ठीक है, या वॉरेन या V होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, इस पेन की शक्ल से आप बोर हो गए होंगे, थोड़ा सा न्यू पेन ले लेते हैं। चलिए आप लोग मुझे एक बात बताइए, किस एक्ट के थ्रू जो हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, किसकी? सिविल सर्वेंट की जो भर्ती थी, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट थी, और जो उनका क्या होता था, जो उनका कहते हैं ना सेलेक्ट किए जाते थे, और जो खुली प्रतियोगिता, जो ओपन टेस्ट बोलते हैं व्यवस्था थी, ठीक है, सिविल सर्विसेज की, वो फर्स्ट टाइम ठीक है भारतीय के लिए ओपन हुई है। लेकिन वो किस एक्ट के थ्रू हुई है? बताओ किस एक्ट ने सिविल सर्विसेज मतलब सिविल सेवकों को भर्ती मतलब अपॉइंटमेंट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए जो ओपन कंपटीशन होता था, ओपन जो प्रतियोगिता होती थी, उसको स्टार्ट किया था? किस एक्ट ने किया था?
तो आप कहोगे सर सिंपल है 1853 चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ध्यान रखना है, मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उनको नोट करते चलना या उनको बार बार आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया, उसका शासन ही खत्म हो गया, बताओ किस एक्ट के थ्रू। आप कहोगे सर हाँ याद आ रहा है, जल्दी जल्दी। आपने कहा सर 1858 एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन क्यों खत्म हुआ था? 1857 रिवोल्ट के रीज़न से। बात समझ में आ गई? 1858 एक्ट के थ्रू IEC इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, भारत से उसको शासन खत्म कर दिया गया। अब आप लोग बताओ किस एक्ट के थ्रू जितना भी ब्रिटिश था, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे और जो उसके गवर्नर थे, इनके जो भी इनके अंडर एरिया आ रहे थे और जो पावर आ रही थी, वो किसके थ्रू? ब्रिटिश रेजिडेंसी के या ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया। किस एक्ट के थ्रू? तो आपको सर सिंपल सी बात है ना, 1858 ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करा था, इसने तो दिया ये पावर। इन सब के जितना भी पावर था, जितना भी लैंड था, ठीक है, जितने भी रिवेन्यू थे, सब किसके अंडर आ गए? आप कहोगे सर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए डायरेक्ट, क्योंकि ईस्ट इंडिया खत्म हो गई, ठीक। चलिए अब हम, ये मैंने एक्ट पढ़ा दिया आपको इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं संविधान का निर्माण, इंग्लिश में बोले तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अच्छा चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा, ठीक है, इसको बनाने का सबसे पहले थॉट किसके माइंड में आया है और कब आया था? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर हमको कुछ याद आ रहा है, मैंने कहा जल्दी कमेंट करो। तो आप कहोगे सर 1934 में MN रॉय साहब के मन में, किसके मन में आया था? MN रॉय साहब के मन में आया था 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का थॉट, विचार, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। MN रॉय, और MN रॉय कौन थे? वामपंथी थे, इस बात का याद रखना है, लेफ्ट विंग थे, ठीक है, और लेफ्ट विंग के एक प्रखर जिसको कहते हैं मजबूत नेता थे। बस समझ में? अच्छा चलो अब ये तो होगी बात। अब मैं आपसे बोलने वाला हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, किसने 1935 में, किसने मतलब इसके आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद 1935 में किसने फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा की ऑफिशियली क्या करा? ऑफिशियली डिमांड की। कैसी डिमांड है? ऑफिशियली, जिसको बोलते हैं आधिकारिक रूप से डिमांड किसने की है? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर हमको तुरंत याद आ रहा है, क्लिक हो रहा है। आप कहोगे सर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। 1 साल बाद ही 1935 में फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ऑफिशियल डिमांड है वो किसने रखी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में, और ठीक है। और सबसे पहले थॉट किसके माइंड में आया था? आप कहोगे सर MN रॉय साहब के मन में। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से मैं कुछ चीज़ और पूछ रहा हूँ, मुझे बताना, ठीक है। एक बार बताओ 1938 में, मतलब अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर बाद, और ये आफ्टर 1 ईयर बाद, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर बाद 1938 में, 1938 में, ठीक है, किसने बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा होगी, ठीक है, जो संविधान सभा होगी, ये किसने बोला कि वो होगी वोटिंग के आधार पर, किसके? व्यस्क मताधिकार। किस पर? व्यस्क मताधिकार, ठीक है, वोटर के बेस पर, वोटिंग के बेस पर। किसने बोला था ये बात? बताइए 1938 में किसने बोला? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर माइंड में कुछ क्लिक हुआ है, जल्दी। मैंने बताया कौन? तो आप कहोगे सर 1938 की बात है, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये डिमांड रखी थी। अब अच्छा चलो मुझे एक बात बता दो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, उसकी डिमांड रखी कि भाई उसका जो गठन हो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने, वो किस पे बने? व्यस्क मताधिकार पे बने, वोटिंग के बेस पर बने, ठीक है। अब इस डिमांड को कब पूरा किया गया? आप कहोगे सर 1940 के अगस्त प्रस्ताव। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अगस्त प्रपोजल, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो ऐसे रिवीजन रिकॉल हो रहा है ना आप लोगों को? हेल्प हो रही है ना? यदि हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपके लिए भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लाने वाले हैं आफ्टर प्रीलिम्स हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमसे कनेक्ट रहें। देखो ये होगी बात, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम कुछ और बात करते हैं आप लोगों से। आइए
अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे, जिनको बोलते हैं हम देसी रियासतें, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेडी हो रहा था, ठीक है, इनमें जो पार्टिसिपेटर थे, ठीक है, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और वो कहाँ से जुड़े थे, प्रिंसे देसी रियासत, सॉरी देसी रियासत से जुड़े हुए, मतलब प्रिंसली स्टेट से जुड़े हुए थे, ठीक है, वे जो बोलते हैं ना प्रतिनिधि थे, ठीक है, प्रतिनिधि मतलब कहने का कि रिप्रेजेंटेटिव जो थे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे देसी रियासत के, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाके बैठने वाले थे, उनका सिलेक्शन किसने किया था, तो आपका हो गया सर, जो प्रिंसली स्टेट है उनके ही हेड ने किया था, मतलब देसी रियासतों के हेड जो मुखिया थे, उन्होंने उनको सेलेक्ट करके भेजा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेट कर रहे थे, जो मतलब हाँ अपने आप को बोलते हैं कि दर्शा रहे थे वहाँ जाके कि भाई हम देसी रियासतों से हैं, बस समझ में आ गई इतना, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग बस समझ में, फर्स्ट मीटिंग वो कौन सी डेट में हुई और उसके प्रेसिडेंट, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये दो चीज़ बताइए मुझे आप। तो आपका हो गया सर, हमको तुरंत याद आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो सर 9 दिसंबर 1946 में हुई, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कैसे थे, परमानेंट थे या अनपरमानेंट थे, नॉन परमानेंट थे, आपको कि सर वे नॉन परमानेंट थे और अस्थायी थे, वे कौन थे, इंग्लिश में बोले तो अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा। अब मैं आपसे बोलने लगता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप कहोगे सर हमारा माइंड काम कर रहा है, मैंने जल्दी बताओ, तो आप बोलोगे सर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बस समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आई थिंक मेरे अनुसार, है ना, सिंपल है। और क्या बताऊँ मैं, अच्छा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे वॉइस प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 2 वॉइस प्रेसिडेंट थे, मतलब उपाध्यक्ष थे, कौन थे, 2 उपाध्यक्ष के नाम बताओ तुम, तो आपको पता है सर, पहले थे हमारे डॉक्टर HC मुखर्जी, याद आ गया, और दूसरे कौन से थे, जल्दी, वो सर VT कृष्णमाचार्य, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं, ये 2 चीज़ नाम याद जरूर रख लेना, आपको ये तो याद होगा परमानेंट प्रेसिडेंट और नॉन परमानेंट कौन कौन से थे, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बता दिए कि 2 वॉइस प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग मुझे बताओगे, अब हम थोड़ा कमेटी की ओर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको हिंदी में हम बोलेंगे क्या, आपका प्रांतीय संविधान समिति, क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस कमेटी के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति के प्रेसिडेंट कौन थे, जल्दी रिमेंबर करें, तो आपको सर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, बात समझ में आ गई, इतना याद हो गया, ठीक है। अच्छा चलो मुझे एक और बात बताओ आप लोग, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, प्रारूप संविधान समिति। अब बताओ कौन थे, सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ बात की है प्रोविंशियल की बात की है, तो प्रारूप नहीं, प्रांतीय, गलती से लिखा गया, प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, फिर बोल रहा हूँ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप कहोगे सर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP कर लो, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बात समझ में आ गई। अब आपको इतना तो पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, तो अब आप बोलोगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वे थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे,
बताओ 7 थे, 6 थे, 5 थे, कितने मेंबर थे जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर 7 मेंबर थे। अब 7 मेंबर के आपको नाम याद होने चाहिए। देखो एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो गए, दूसरे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर जी हो गए, मतलब एन गोपाल स्वामी अयंगर, आप एन जी ए करके याद कर सकते हो। थर्ड नंबर पे कौन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जो अय्यर और अयंगर, यदि ऑप्शन में आपको मिल रहा है अयंगर और अय्यर, ठीक है, हिंदी में बोले तो अयंगर और अय्यर, इस टाइप का कोई आपको ऑप्शन में मिला तो समझ जाना कि भैया वो यदि क्वेश्चन पूछ रहे मेंबर में कि ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, तो आपको इतना रिमेंबर हो जाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी, कौन थे जी, मुंशी, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे कौन थे जल्दी बताइए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। और सिक्स नंबर पे, सीरियस वाइज याद नहीं रखना है, मैं बस आपको नाम बताता चल रहा हूँ, तो आपको माइंड में कनेक्ट होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, आपका एन गोपाली स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर अयंगर, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, और एक थे हमारे आपके एन माधव राव, ठीक है, कौन थे, एन माधव राव, ठीक। और लास्ट कौन बचे 7 नंबर पे, टी कृष्णमचारी, ठीक है, टी कृष्णमचारी, बस समझ में आ गई, इतना याद हो जाना चाहिए। अच्छा चलो मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए आप, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्टैंप थी या जो मोहर थी, उसका साइन कौन था, उसका साइन क्या था, उसका निशान क्या था, आप बताइए जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर एलिफेंट, हाथी, समझ में आ गया। अच्छा चलो मुझे एक बात बता दो, लॉ एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार कौन थे, तो आप कहोगे सर बी एन राव, बस समझ में आ गई, बी एन राव कौन थे हमारे लॉ एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सॉरी मैं वो ले लेता हूँ लेटर, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं ये बोलता हूँ कि हमको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ठीक। अब मुझे बताना है कि वो बताओ DPSP हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या किस कंट्री से लिया है DPSP, अभी बता दिए किस कंट्री से आया। तो आप कहोगे सर आयरलैंड, याद होना चाहिए आयरलैंड, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप लोग मुझे एक और चीज़ बताओ, फंडामेंटल राइट किस कंट्री से लिया है हमने, फंडामेंटल राइट जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, रिवाइज करते रहना। आप कहोगे सर USA, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया, USA, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये किस कंट्री से लिया है हमने, आप कहोगे सर ये भी हमने लिया है USA से, ठीक है। अच्छा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, संसदीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, संसदीय व्यवस्था, और वैसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, कहाँ से लिया है। मूल अधिकार आपको पता चल गया, फंडामेंटल राइट USA से लिया है, और सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया, तो कहोगे सिंपल सी बात है, हमारे ब्रिटेन गवर्नमेंट रखेगी, राज करके गई है, तो हमने ब्रिटेन से लिया है, सॉरी ब्रिटेन, फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, बस सुनते जाना है और आंसर देते जाना है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बताओ, मुझे एक बार बताइए कि जो UPSC है जिसका पेपर देने जा रहे हो, वो हमने किसी कंट्री से लिया है या किसी एक्ट से लिया है, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप, 1935 एक्ट से लिया है, समझ में, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 यहाँ से लिया है, 1935 एक्ट से, ठीक है, क्या लिया UPSC, ठीक है। अब मुझे बताइए जो गवर्नर है कौन है, गवर्नर का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, या बोलते हैं राज्यपाल का कार्यकाल, ये हमने कौन से कंट्री से लिया है, जल्दी बताओ। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, एक कंट्री से थोड़ी ना लिया है, ये तुमने इसे लिया है 1935 एक्ट से, राज्यपाल का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ गवर्नर, ठीक, टाइम पीरियड, बस समझ में आ गई। चलिए मैं आपसे कुछ और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या बताइए आप लोग, क्या बोल रहा था मैं आपसे, USA वाला हमने देख लिया है, ठीक है, एक मिनट रुके, थोड़ा सोचने दो मुझे भी। अच्छा बताओ, जब इमरजेंसी मतलब आपातकाल लगता है तब फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब निलंबन हो जाते हैं, कुछ समय काम नहीं करते, ये जो मेथड है हमने कहाँ से लिया है, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी कंट्री से हमने ये लिया है, ठीक, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अच्छा एक बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब संविधान
संशोधन जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। ये जो मेथड है ये हमने कहाँ से लिया है, ये इसकी जो प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो मेथड है या प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, वो हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहोगे सर हमने लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका के। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दो मुझे कि जब हमारी पार्लियामेंट में राज्यसभा है और लोकसभा है, इन दोनों की एक जॉइंट मीटिंग होती है, ठीक है। ये जॉइंट मीटिंग का जो मेथड है वो हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी देख लिया। चलिए अब मुझे एक बात और बताइए आप लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, किस अमेंडमेंट को बोला गया है, 32, 42, 45 या आप बोल सकते हो 41, किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, छोटा संविधान बोला गया है, वो किस अमेंडमेंट को बोला गया, तो आप कहोगे सर वो 42 अमेंडमेंट है। कौन सा 42 अमेंडमेंट है, ठीक है। बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, किस एक्ट में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मूल ढांचे की बात की गई है, किस केस में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट में ये जो वर्ड दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले के तहत बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है या जो बातें हैं, ये जो टर्म दी है, ठीक है, ये किस केस के थ्रू दी गई है, किस केस में दी गई थी, तो आप कहोगे सर केशवानंद भारती। कौन से केस में, केशवानंद भारती मामले। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ का रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ का रहा है, तो आप कहोगे सर एक्ट 1935, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, समझ गए, अधिनियम 1935 का, भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसी एक्ट से हमने यूपीएससी भी लिया है, जुडिशरी की फ्रीडम भी ली है, बहुत सारी चीज़ें हमने इस एक्ट से ली हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसको आप बोल सकते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, जैसे हमने 42 अमेंडमेंट को बोला था कि भाई मैं बोलूँ 42 अमेंडमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और किस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, तो आप एक्ट 1935 को बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ किस एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, कौन सा एक्ट है, सॉरी किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस संशोधन के थ्रू, किस संशोधन, अमेंडमेंट की बात कर रहा है, सॉरी अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया, उस अमेंडमेंट का नंबर बताइए, तो आप कहोगे सर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 97। बात समझ में आ गई है, ठीक है। आइए अब बात कर रहे हैं हम अपने प्रियम्बल की, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। चलिए इसमें मुझे आप लोग बताइए, कंट्रीब्यूट जरूर करना अपना आप लोग सभी, ठीक है। अच्छा बताओ कितने टाइप की जस्टिस मतलब न्याय की बात की गई है, कितने टाइप की जस्टिस की बात की गई है इंडिया में, बताना। आपको सर 3 टाइप कौन कौन से सर, जल्दी बताओ। तो आपको सर सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड हमारा पॉलिटिकल जस्टिस, इन तीन जस्टिस की बात की गई है। और ये जस्टिस किस रिवोल्यूशन या किस क्रांति से इफेक्ट है या किससे प्रभावित है, तो आप कहोगे सर ये है रूस की क्रांति, मतलब रिवोल्यूशन ऑफ रूस, ठीक है। रूस की क्रांति से ही क्या है इम्पैक्टेड है, प्रभावित हैं कौन, जस्टिस, और कौन सा जस्टिस कितने टाइप के, 3 टाइप्स के, सोशल, इको एंड पॉलिटिकल। बस समझ में आ गई। अच्छा मुझे बताओ, जस्टिस के साथ साथ फ्रीडम की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में, इसमें कितने टाइप की फ्रीडम है, आप कहोगे सर इसमें तो काफ़ी सारे फ्रीडम्स हैं, मैंने कितने टाइप की, आप कहोगे सर 4 टाइप की, कौन कौन सी है सर, आप कहोगे सर ट्रस्ट करने की, विश्वास की, ठीक है, आप कहोगे सर धर्म को अपनाने की, ओके, आप कहोगे सर पूजा पाठ उपासना किसी भी रूप में आप कर सकते हो, ठीक है, और सर इंडिविजुअल मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जो हमारी फ्रीडम मिली हुई है वो कैसे मिली हुई है, अभिव्यक्ति की मिली हुई है, इंडिविजुअल मतलब हो सकता है, और विश्वास की मिली हुई है मतलब ट्रस्ट की, अब धर्म की भी, और अब वर्शिप मतलब उपासना की भी, ठीक है। ये जो फ्रीडम्स हैं ये किस देश की क्रांति से क्या है प्रभावित है, इम्पैक्ट है, तो आप कहोगे सर फ्रांस की क्रांति से, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। बात समझ में आ गई, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक और बात की गई है इक्वालिटी की, समानता की बात की गई है, कितने टाइप की समानता की बात की गई है प्रियम्बल में, आपको सर 2, एक तो आपका प्रतिष्ठा मतलब रिस्पेक्ट, एंड एक आपका किसकी, आपको लोग अवसर की, अपॉर्चुनिटीज़ की। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। ये दोनों किस चीज़ में होनी चाहिए, नागरिक सिटीजनशिप में, नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ मैं, इक्वालिटी की बात की गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, अपॉर्चुनिटीज़ की एंड रिस्पेक्ट की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रियम्बल हो गया आप लोगों का,
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रियम्बल में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, समझे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के राइट का जो सोर्स है वो क्या है, यह बोले संविधान, संविधान के अधिकार का स्रोत, वो क्या है, तो आप कहोगे सर वो है जनता, पब्लिक, इंडिया की पब्लिक ही कॉन्स्टिट्यूशन के राइट का सोर्स है, ठीक है, अधिकार का। तो वो कौन है, इंडिया की पब्लिक। बात समझ में आ रही है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन हो रहा है, बस ये समझ के चलो। आप हेडफोन लगाया अपना, तुरंत मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको रिमेंबर करते रहें, एक दो बार जाने से पहले 2 बार वीडियो देख लेना, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये बात है कि जो आएगा बुक से आएगा वो नहीं बचेगा, ठीक है। चलो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा अपना, ठीक है, और हमने प्रीएम्बल तक कवर कर दिया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक मतलब गुड न्यूज़ भी देनी है, या बोल सकते हैं कि गुड न्यूज़ तो नहीं बोल सकते, एक अनाउंसमेंट करनी है। वो अनाउंसमेंट क्या है, वो ये है कि हम लोग आप लोगों के लिए जल्द ही यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच 01 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो बैच का प्राइस है वो हमने बहुत कम रखा है, 699 रुपीज़ रखा है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस है। हम ये नहीं चाहते कि बच्चों को हमारी तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम हो। इसको अफोर्ड कर सकता है एक एवरेज बच्चा भी, जो फैमिली में मतलब जिसको थोड़ा बोलते कि प्रॉब्लम है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। हमने वो प्राइस रखा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको 5 जून से स्टार्ट होने वाला है ये बैच, ठीक है। कब से, 5 जून से, ठीक है। बट उससे पहले 28 मई से एडमिशन आप लोगों के ओपन हो जाएंगे। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, सीटें सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें हैं आपको मैं बता दूं। देखो सीटें लिमिटेड यहाँ मैंने बताया नहीं है, मैं आपको बता दूँगा। वो नेक्स्ट पोस्टर में 60 सीटें हैं। कितनी, आप बोलोगे सर 60 सीटें हैं, 30 हिंदी मीडियम की हैं और 30 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की हैं, ठीक है। और आपको क्या क्या मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा विद सिनॉप्सिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद करंट थीम पर देंगे, पीवाईक्यूज करवाएंगे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपकी कॉपी हम लोग चेक करेंगे, आरजी सर है, ये मैं हूँ, एंड ये अमन सर है, ठीक है। एक्सपीरियंस फैकल्टी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हम लोग अपने मेंस और इंटरव्यू तक गए हुए हैं, ठीक है। और आपकी जो भी कॉपी होगी हम तीनों से होती हुई जाएगी, एक बंदी की कॉपी वो फिल्टर होकर आप लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। एंड डेली आंसर राइटिंग में आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी मिलेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ओरिएंटेशन क्लास लाने वाले हम इसकी 28 मई में। एक्चुअली क्या है, 24 मई में आप लोगों का 24 मई में आप लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लोगे एंड देन 28 में आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो। एक और बात, जिन भी देखो जिसको अभी कॉन्टैक्ट करना है, एडमिशन लेना है, वो मेरे सीएससी गुरुकुल ही टाइप करोगे आप तो सीएससी गुरुकुल सपोर्ट और एक चैनल खुल जाएगा आपका टेलीग्राम पर, वहाँ मुझे मैसेज कर देना एडमिशन के लिए। आगे का प्रोसेस हम वही बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों कि जिनका बच्चों का प्री का प्रिपरेशन हो गया, वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद क्या करें, आप ब्रेक लें, 4 डेज़ का ब्रेक लें, ठीक है। उसके बाद आप एडमिशन लें आंसर राइटिंग बैच में, कहीं भी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ लें या कहीं और लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना प्रैक्टिस बैच में एडमिशन इसलिए लें, जो आपने कंटेंट आपने प्री में पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस कर सको राइटिंग बेस पर, ठीक है। आप में स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो एक दिन की नहीं होती है, वो साल 10 साल की होती है। आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना आना चाहिए। हम यहाँ पे बच्चों को 0 से लेकर चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई है। 2 मंथ का आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा आप लोगों का, ठीक है। और बाकी मैं ओरिएंटेशन की क्लास लाऊंगा, उसमें आपको सब डिटेल में हम तीनों लोग बता देंगे, हम 3 लोग होंगे, ठीक है। इसमें बस इतना होगा कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको संडे में आपका 1-to-1 सेशन होगा, संडे में 1-to-1 सेशन होगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है इस इनिशिएटिव के बारे में। तो जिसको अच्छा लगा मेरा रिवीजन का ये रिकॉल करने का मेथड आप लोगों के लिए जो मैं लाया हूँ, उसको सपोर्ट करना और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। आप लोग कर नहीं रहे हो, देखते हो चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत हमको होती है, हम भी मोटिवेशन से और अच्छा काम करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का थैंक यू, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।